वेलकम गाइस, आप सभी देख रहे हैं स्मार्ट स्टडी 24/7। आज आ चुका मैं एक नई वीडियो के साथ। आज हम करने वाले हैं नया चैप्टर। जैसे कि पता है, लास्ट वीडियो में मैंने किया क्लास 11th की इंट्रोडक्शन दिया था, कुछ बेसिक्स डेफिनेशंस का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं क्लास 11th में, जो शुरुआत होती है जो किसी भी चैप्टर की। तो वो इंट्रोडक्शन दिया था मैंने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। जिसने अभी तक वो नहीं देखा तो इस क्लास को देखने से पहले एक बार उसको जरूर देख लेना, इंट्रोडक्शन को, बिकॉज इंट्रोडक्शन सबसे ज़रूरी होता है। आप कुछ भी चीज़ करो उसके बारे में पहले नॉलेज होनी चाहिए, जब जाके उसके क्वेश्चन वगैरह या कंसेप्ट समझा जाता है। तो चलिए आज शुरू करता हूँ। मैं आज करने वाला हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 5 है। इसको बहुत ही डिटेल में, मतलब शॉर्टली इसीलिए आपको समझा दूंगा मैं। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर पूछ लेना। एंड अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। आगे ये मैं ऐसी 11th और 12th क्लास की जो है अकाउंट्स की वीडियो लाता रहूँगा अच्छे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे हम अकाउंटिंग कैसे स्टार्ट करने वाले। तो कोई भी अपनी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जहाँ पर जो अपनी एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी का शो करती है, इसी को बोला जाता है अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन। यानी जो एसेट है, जितने भी अपने पास एसेट्स, जो मतलब जिनको हम विद इन कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर जिनसे हमें सर्विस मिल सके, वो सभी चीज़ें अपनी एसेट होती है। तो जो ये एसेट है किसके इक्वल होनी चाहिए, जो कैपिटल और लायबिलिटी को मिलाकर दोनों के इक्वल होनी चाहिए। कैपिटल वो जो मालिक बिजनेस स्टार्ट करे उसमें पैसा इन्वेस्ट करता है, उसको कैपिटल बोलते हैं। एंड लायबिलिटी, कोई भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी उधारी चढ़ जाए उसको क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोला जाता है। तो जितनी भी एसेट है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। यही क्या है, अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन है। इसी को बोला जाता है अकाउंटिंग इक्वेशन। एंड इसके क्वेश्चंस भी हमें ऐसे ही करने होते हैं। तो बस और कुछ नहीं है अकाउंटिंग इक्वेशन में, एक यही समझने का है ये अकाउंटिंग इक्वेशन कैसे होती है एंड इसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उनको कैसे किया जाता है, क्या फॉर्मेट है, वो मैं अभी बताने वाला हूँ। चलिए अब करते हैं इसका। एक बार मैं क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ जिससे ज़्यादा क्लियर हो जाए आपको। तो देखो, इसका फॉर्मेट होता है ट्रांजेक्शन, एसेट्स, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, इधर सीरियल नंबर भी है। तो सबसे पहले देखो, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा। एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैं क्वेश्चन को पढ़ लेता हूँ, फिर हम बाद में जो सोल्व करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन में जो है, प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन एंड बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग बेसिस। बोला इसने अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है हमें और बैलेंस शीट दिखानी है। बैलेंस शीट में बाद में समझाऊंगा अच्छे से, पहले सिर्फ अकाउंटिंग इक्वेशन समझते हैं कि कैसे क्या करना होता है। एंड अब चलते देखो, फर्स्ट पॉइंट बोल रहा है, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद गैस 20,000 रुपये। अजीत ने बिजनेस स्टार्ट किया 20,000 रुपये से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, ही परचेस्ड फर्नीचर फॉर 2,000 रुपये। फर्नीचर परचेज किया उसने 2,000 रुपये का, ओके। एंड थर्ड, ही पेड रेंट, उसने रेंट पेड किया 200 रुपये का, तो रेंट भी हम पेड कर देंगे वो तो। एंड उसके बाद बोला, ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपये। उसने जो है गुड्स खरीद लिया उधार में 3,000 रुपये का। फिफ्थ पॉइंट, ही सोल्ड गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000 रुपये फॉर 5,000 रुपये ऑन कैश। 2,000 रुपये का माल उसने 5,000 रुपये में बेच दिया कैश में। ये सभी ट्रांजेक्शन है। अब देखते, आइए अब मैं दिखाता हूँ इसका सॉल्यूशन, कैसे इसको सोल्व किया जाएगा। तो देखिए गाइस, अब आते हैं सॉल्यूशन पे। ये अपना बेसिक फॉर्मेट अकाउंटिंग इक्वेशन करने का। यहाँ पे ट्रांजेक्शन लिखा जाता है, यहाँ पे एसेट्स लिखा जाता है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी, और इधर सीरियल नंबर। सीरियल नंबर शो नहीं कर हो रहा, मेरा हो नहीं पा रहा, तो कोई बात नहीं उस चीज़ की। ये लीजिए, इसे हो जाएगा ना ये, चलिए कोई बात नहीं, सीरियल नंबर में कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट करते हैं हम। फर्स्ट पॉइंट सीरियल नंबर फर्स्ट लिखा जाएगा। ट्रांजेक्शन से जो यहाँ ट्रांजेक्शन से हमें लिखना होता है कि क्वेश्चन ने किया क्या है। तो देखो, जैसे कि तब पहली लाइन में जितने बिजनेस स्टार्ट किया था, पूरी लाइन में तो लिखो, ऐसे लिख दो जो समझ में आ जाए एग्जामिनर को। तो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। मैंने ये लाइन लिख दी बस यहाँ पे सिर्फ, ठीक है। 1 मिनट का इसमें इसको कर देता हूँ, ओके। अब सही है, अब बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है। तो देखिए, अजीत स्टार्टेड बिजनेस, मैंने इतना लिख दिया, इतना काफ़ी होता है। अब देखिए, कोई भी एसेट है, इनमें हर जो है अपन नया नया कॉलम बनता रहेगा, जितना क्वेश्चन होगा, जो भी नई चीज़ आती रहेगी। तो एसेट है, एसेट साइड में सबसे ऊपर बनेगा कैश का कॉलम, बिकॉज बिना कैश के कोई बिजनेस कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता। तो कैश को तो बनना ही बनना है। अब ये देखिए, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, तो बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, पैसा आ रहा है ना, और पैसा आएगा तो बढ़ेगा, जाहिर सी बात है। तो 20,000 रुपये कैश में क्या हो जाएगा, अपने प्लस हो जाएंगे, बिकॉज कैश बढ़ेगा। सो प्लस 20,000 रुपये। एंड कैश बढ़ा, और ये जो पैसा होता है, क्या होता है, जो पैसा मालिक बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, इसी को कैपिटल बोला जाता है। तो कैपिटल भी तो बढ़ेगी ना अपनी 20,000 रुपये। सो ये कैपिटल भी बढ़ गई 20,000 रुपये। आगे बात समझ में।
देखिए मालिक बिजनेस स्टार्ट किया था जीत ने, तो बिजनेस स्टार्ट किया था, देखो बिजनेस में एक तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो कैश बढ़ेगा, और दूसरी चीज़ वो पैसा किस चीज़ को किस चीज़ के लिए है, वो कैपिटल बन गया ना, तो कैपिटल भी तो बढ़ेगा भी, मालिक जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है उसी को कैपिटल बोला जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, ही परचेज फर्नीचर 2000 रुपये, उसने फर्नीचर खरीदा था 2000 रुपये का। तो देखिए अब उसने फर्नीचर खरीदा, तो यहाँ पे हम सेकंड पॉइंट लिख देंगे और ट्रांजेक्शन में लिख देंगे परचेज्ड फर्नीचर, परचेज्ड फर्नीचर। ट्रांजेक्शन्स का थोड़ा छोटा कॉलम बन गया, बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा ये। परचेज फर्नीचर, अब इसने फर्नीचर खरीदा है कैश में, इसने ये नहीं कही बोला कैश में खरीदा है, अगर कहीं कुछ नहीं बोला जाता तो कैश में माना जाता है कि हमने कैश में खरीदा है। तो देखो गाइस, अब ये फर्नीचर खरीद रहा है, सबसे पहली चीज़ क्या चीज़ इसके पास आ रही है, फर्नीचर आ रहा है ना, और फर्नीचर क्या होती है, अपनी एक एसेट होती है, बिकॉज हम उसको जो है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली बेच के। सो फर्नीचर एसेट है, तो एसेट में एक नया कॉलम बनेगा फर्नीचर का। अब ये आ रहा है तो प्लस होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आए तो प्लस 2000 रुपये। एंड कैश में खरीदा तो जाएगा क्या इस फर्नीचर के आने से, कैश जाएगा ना, जब इसने कैश में खरीदा है तो कैश जाएगा, तो क्या करेंगे माइनस 2000 रुपये। आगे बात समझ में गाइस, फर्नीचर में आ रहा है तो फर्नीचर में बढ़ गए, एंड कैश जाएगा, सो कैश में से 2000 रुपये माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? नेक्स्ट पॉइंट, अब देखो जब नेक्स्ट पॉइंट के बाद में आएंगे, अब जब इतनी ट्रांजेक्शन हो जाए, यानी 2 ट्रांजेक्शन हमने कर ली, उसके बाद जो हमें एक लाइन खींचनी होती है ऐसे, और फिर ये लाइन जो है अपनी न्यू इक्वेशन बन जाती है, यहाँ पे लिखा जाता है न्यू इक्वेशन NE। अब इसको जो है प्लस माइनस करते हैं, तो 20 में से 2 गया प्लस 18, एंड ये प्लस के साइन लिखाना जरूरी है, और यहाँ पे प्लस 2000 एंड प्लस 20,000। अब देखो गाइस, अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो ये जो है 18 प्लस 2 20, और ये 20 दोनों एक दूसरे के इक्वल आ रही है, और यही इक्वल आनी चाहिए, यही काउंटिंग इक्वेशन कहलाती है। एंड सिंपल भाषा में तो ये पूरी इक्वेशन 0 बननी चाहिए। अब ये प्लस 20 इधर है, प्लस 20 इधर है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 बन जाएगी, बिकॉज इनके बीच में क्या है, इक्वल का साइन है। आगे बात समझ में गाइस, यहाँ तक कोई डाउट किसी भी प्रकार का? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ही पेड रेंट ऑफ 200 रुपये, उसने जो है 200 रुपये का रेंट पेड कर दिया, तो ट्रांजेक्शन में लिख देते हैं हम पेड रेंट। तो अगर वो 200 रुपये का रेंट पेड कर रहा है, तो सबसे पहली चीज़ उसके पास से क्या जा रही है, कैश जा रहा है ना, और कैश जाएगा तो कम होगा, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, तो 200 रुपये तो हो गया आपके कैश में से कम, ठीक है। अब दूसरी चीज़, ये कैश किस चीज़ को कम करेगा, बिजनेस में जो मालिक की कैपिटल है उस पर भी तो इफेक्ट डालेगा ना, क्योंकि उसकी कैपिटल कम हो जाएगी, उस खर्चे जो अपनी कैपिटल को कम कर देते हैं। तो ये 200 रुपये कहाँ से माइनस होंगे, दूसरी जगह से 20,000, यानी कैपिटल में से। आई बात समझे, जो रेंट है, देखो रेंट पेड करने से एक तो अपना कैश जा रहा है, दूसरी चीज़ ये कैपिटल पे इफेक्ट डालेगा ना, कैपिटल को भी तो कम कर देगा। सो 200 रुपये माइनस कैपिटल में से भी हो जाएंगे, कैपिटल में से खर्चे माइनस होते हैं, बाद में बताऊँगा, अभी आएंगे, बहुत अच्छी चीज़ आएगी वो। तो इतनी चीज़ में कोई डाउट यहाँ तक? अभी देखो अगेन 2 ट्रांजेक्शन बन गए ना, एक न्यू इक्वेशन और ये मिला के टोटल 2 होगी, इनके अगेन दोबारा लाइन खींच दो और न्यू इक्वेशन लिख दो अगेन। अब इनको भी प्लस माइनस, तो 18,000 प्लस का था माइनस 2,000, तो यहाँ पे क्या बचा अपना 17,800 प्लस 2,000 और 19,800। अगेन ये जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल शो हो रही है, यानी अपना क्वेश्चन यहाँ तक बिल्कुल राइट है। ही परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट 3,000 रुपये, उसने जो है 3,000 रुपये का माल परचेज कर लिया उधार में, तो उधार में गुड्स खरीदे उसने, और गुड्स बोलते हैं स्टॉक्स को, यानी उसने गुड्स खरीदा। तो कम बिजनेस में क्या चीज़ आ रही है, स्टॉक आ रहा है ना, एसेट आ रही है, तो स्टॉक आ रहा है तो नया कॉलम बनेगा स्टॉक का। गुड्स के नाम से कोई कॉलम नहीं बनता, गुड्स को स्टॉक बोला जाता है। आई बात समझ में? तो ऐसा कि नहीं कि आप गुड्स के नाम से कोई कॉलम बना दें, नहीं, गुड्स के नाम से कोई कॉलम नहीं बनाया जाता, स्टॉक के नाम से कॉलम बनेगा। तो स्टॉक आ रहा है, पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रांजेक्शन नंबर 4, एंड यहाँ पे परचेस गुड्स लिख देते हैं, गुड्स ऑन क्रेडिट, इसने उधार में खरीदा है तो क्रेडिट लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर गुड्स खरीद रहा है ये, अब इसकी बात करते हैं, कितने का खरीदा है इसने, 3,000 रुपये का खरीदा था, तो 3,000 रुपये गुड्स खरीदा तो स्टॉक बढ़ेगा ना 3,000 रुपये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, स्टॉक बढ़ गया। बट स्टॉक बढ़ने के बाद अब इसने उधार में खरीदा, कैश में खरीदा तो कैश में से भी माइनस कर देता मैं, बट कैश में तो ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो कैश में से तो कुछ माइनस नहीं होना। उधार में खरीद लिया, और उधार में खरीदने को बोलते हैं क्रेडिटर। मैंने कल ही बताया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि जब हम किसी से उधार में माल खरीदते हैं तो वो सामने वाला पर्सन हमारा क्रेडिटर बन जाता है। तो ये 3,000 रुपये जो अब ये क्रेडिटर बन जाएगा, और क्रेडिटर अपनी होती है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी साइड में नया कॉलम बनेगा क्रेडिटर के नाम से, प्लस 3,000 रुपये,
ये करना था गाइस। आगे बात समझे? यहाँ तक कुछ भी डाउट हो तो जितना भी जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। अब ये 2 लाइन फिर होगी इक्वेशन, अगेन न्यू इक्वेशन, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस 17 18 कैसे ऐसा ही रहेगा, ये प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस ये एंड प्लस 3। यहाँ तक कोई दिक्कत गाइस? अब लास्ट ट्रांजेक्शन करते हैं इसकी, जो कि लास्ट थी अपनी। देखो लास्ट ट्रांजेक्शन में क्वेश्चन ने बोला था ही सोल्ड गुड्स, उस कॉस्ट प्राइस 2000 रुपये फॉर 5000 रुपये ऑन कैश। उसने माल बेच दिया कैश में, तो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन लिख देता हूँ सोल्ड गुड्स फॉर कैश, बस 2000 रुपये का कॉस्ट प्राइस था उस कीमत की, और उसने 5000 रुपये में बेच दिया। यानी 2000 वाला माल उसने 5000 में बेच दिया, 3000 रुपये का प्रॉफिट में बेचा उसने। तो सबसे पहली बात करते हैं स्टॉक कितने रुपए का गया, 2 या 5। यहाँ पे स्टॉक जो है गाइस 2000 का गया है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस जिसकी 2000 थी वही तो स्टॉक गया ना, प्रॉफिट में बेचा उतने का थोड़ी स्टॉक बेचा इसने। स्टॉक तो सिर्फ 2000 का गया ना। बच्चे यहीं पे मोस्टली गलती कर देते हैं कि 5000 रुपये माइनस कर देते हैं। नहीं, कॉस्ट प्राइस माइनस करना है स्टॉक में से, बिकॉज स्टॉक तो सिर्फ 2000 रुपये का गया है ना, सो 2000 माइनस होगा। अब इसने कैश में बेचा है तो 5000 रुपये में बेचा। टोटल देखो अभी 5000 रुपये कैश में बेचा ना, टोटल कैश कितना आया 5000, 2000 का स्टॉक गया, 5000 टोटल कैश आया, बिल्कुल आया, तो कैश बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोलोगे सर ये तो अभी मैच नहीं, बिल्कुल अभी करेंगे। देखो 2000 का बेचे 5000 में, अभी 3000 का प्रॉफिट भी तो रहता है, तो जो प्रॉफिट है वो किसको बढ़ाता है, वो अपनी कैपिटल को बढ़ाता है गाइस। तो ये प्लस हो जाएगा अपनी कैपिटल में। एक्सपेंस एंड लॉसेस कैपिटल को घटाते हैं, प्रॉफिट एंड इनकम्स कैपिटल को बढ़ाते हैं। याद रखना इस छोटी सी चीज़ को। तो देखो 2000 रुपये का माल गया, 5000 रुपये पैसा मिला टोटल, और जो 3000 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पे प्लस हो गया। सपोज दैट अगर ये 2000 का माल 1000 में बेच देता तो यहाँ पे 1000 प्लस, और जो 1000 रुपये का लॉस होता वो मैं कैपिटल में से माइनस कर देता। एक ही लाइन में मैंने आपको 2 पॉइंट कवर करवा दिए। आगे बात समझ में? कोई दिक्कत यहाँ तक गाइस किसी प्रकार का? एंड अब अगेन ये 2 ट्रांजेक्शन, अब तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया। तो बस अब इनका टोटल कर देंगे न्यू इक्वेशन करके, 17 और ये 22800 प्लस 2000 एंड प्लस 1000। ये लो गाइस, ये हो गया टोटल। एंड ये जो है दोनों तरफ से आपकी बराबर होएगी, टोटल मैच करके देख लो 25800 25800 आ रही है, यानी क्वेश्चन अपना जो है राइट है। यही क्वेश्चन है गाइस अकाउंटिंग इक्वेशन के, ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन के में क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। अगर इस क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, एंड मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा। एंड वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे। चलिए गाइस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले जो है मैं आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट बताने वाला हूँ, कुछ डेफिनेशन है जो कि आगे काम आएंगी क्वेश्चन में। उसके बाद जो है अकाउंटिंग के क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, यही ट्रांजेक्शन होगी बस, वो लास्ट चीज़ बचे जो अकाउंटिंग के क्वेश्चन में बताने के लायक है। तो देखिए चलिए मैं उनकी पहले जो उनको डेफिनेशन देता हूँ, समझा देता हूँ। ये मैं अपने स्टाइल से देखो ऐसे यहाँ पे लिखा जाएगा आउटस्टैंडिंग, ये आएगा अपना प्रीपेड, यहाँ पे आएगा रिसीव इन एडवांस और एक्रूड। देखिए इन 4 पॉइंट को समझिएगा इसे एक बार कि ये 4 क्या होते हैं। तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं? तो देखो आउटस्टैंडिंग मीन्स होता है कोई भी एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। इसका मतलब आपने कोई भी खर्चा कर लिया हो बट नॉट पेड या पेड, अभी तक आपने उसके पैसे पे नहीं किए। सपोज दैट मान लें किसी पे बर्गर खा लिया दुकान पे जाके बर्गर वाले की, बट मैंने बर्गर तो खा लिया उसके भी पैसे पे नहीं किए। तो जो मैंने अभी बर्गर वाले के पैसे पे नहीं किए ना, तो ये मेरे लिए बन जाएगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आई बात समझ में? मतलब जो भी खर्चा आप कर रहे हो एंड उस खर्चे को करने के बाद उसके जो पैसे नहीं पे कर रहे हो, अभी तक पैसे पे नहीं किए, पैसे पे करने रहते हैं, वही खर्चा क्या कहलाता है? अपना आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आई बात समझ में गाइस? कोई डाउट यहाँ तक? तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस क्लियर है। अब दूसरी बात देखो इसमें,
अब आपने खर्चा कर लिया, अभी पे नहीं किया उसके, तो अब आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी बन गई, हाँ मुझे उसके पैसे भाई पे करने हैं। आपने कुछ भी जो खर्चा किया तो पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बन गई ना। एंड उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, लाइबिलिटीज़। जब आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए तो यानी आउटस्टैंडिंग क्या हुआ, अपनी लाइबिलिटी हुआ। तो दोबारा बोल देता हूँ, देखो आउटस्टैंडिंग की डेफिनेशन, एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, यानी जो आपने खर्चा कर लिया हो, जो पैसा पे करना था बट अभी तक पे नहीं किया, वही अपना क्या कहलाता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाता है। उसके बाद देखो रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस क्या होता है, रिसीव इन एडवांस मतलब होता है आपको जो है एडवांस में पैसा मिल गया हो। यानी मान लो मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, तो मुझे ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ मैं, तो किसी बच्चे ने मुझे 3 महीने की फीस एडवांस में पे कर दी, यही मेरे लिए क्या है, रिसीव इन एडवांस। अब उसने मुझे एडवांस में पे की तो मेरे ऊपर एक लायबिलिटी बन जाएगी ना, जिम्मेदारी आ जाएगी कि हाँ मुझे अगले 3 महीने तक उसको पढ़ाना पड़ेगा, मैं छोड़ नहीं सकता, वरना मुझे पैसे देने पड़ेंगे उसके वापस, क्योंकि एडवांस में फीस आ चुकी है मेरे पास उसकी। तो यही चीज़ क्या बनती है, अपनी लायबिलिटी बन जाती है, एंड इसी चीज़ को बोला जाता है रिसीव इन एडवांस। तो यानी जो ये आउटस्टैंडिंग और रिसीव इन एडवांस है, ये दोनों तो बन गई है अपनी लायबिलिटी। आगे बात समझिए। एंड नेक्स्ट चीज़ देखते हैं, प्रीपेड। प्रीपेड क्या होता है, तो प्रीपेड मीन्स होता है कोई भी एक्सपेंस जो हम एडवांस में पेड कर देते हो, यानी एडवांस में पेड किया गया खर्चा अपना प्रीपेड एक्सपेंस कहलाता है। सपोज दैट जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है, ये प्रीपेड होता है, यानी हम शुरुआत में ही सारा पैसा पे कर देते हैं पूरे 1 महीने के रिचार्ज का। ये तो नहीं है कि एक ही दिन में तुरंत सारा महीने का यूज़ करते हैं, महीने तक यूज़ किया जाता है, तो बट हम पूरे महीने के लिए एडवांस में पे किया जाता है ना कुछ। तो इसी को क्या बोला जाता है, प्रीपेड एक्सपेंस। यानी जब भी कोई पैसा एडवांस में पे कर देते हैं, अब एडवांस में पे कर दिया तो मुझे इससे फ्यूचर में फ़ायदा होगा, एंड फ्यूचर में सर्विस मिल रही है मुझे, तो फ्यूचर में जिससे भी सर्विस मिले उसी चीज़ को क्या बोलते हैं, एसेट। यानी प्रीपेड अपनी क्या हुई, एसेट्स। नेक्स्ट एक्रूड इनकम। तो एक्रूड का मतलब क्या होता है, इसकी डेफिनेशन होती है इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड। इनकम अर्न बट नॉट रिसीव, यानी इनकम जो इनकम हमने अर्न कर ली बट अभी तक मिली नहीं है। मान लो मैंने मैंने कुछ भी जो है मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ, मैंने ट्यूशन पढ़ा दिया किसी लड़के को, तो अभी तक मेरी फ़ीस नहीं मिली। मैंने अपना काम तो पूरा कर लिया इनकम अर्न करने का, मेरा यही काम है कि ट्यूशन पढ़ाओ और इनकम अर्न करो, बट अभी तक मुझे फ़ीस नहीं मिली, तो इसी को बोलते हैं इनकम अर्न बट नॉट रिसीव। एंड वो चीज़ क्या कहलाती है, अपनी एक्रूड। अब देखो मुझे अभी नहीं मिली फ़ीस, बट बाद में तो मिलेगी ना, तो फ्यूचर में तो मुझे फ़ायदा हो रहा है, एंड जिससे चीज़ से फ्यूचर में फ़ायदा वो क्या कहलाती है, एसेट। यानी इसका ये जो दोनों है ये भी क्या हुई, अपनी एसेट्स। तो देखना आई बात समझ में इतनी। अब एक चीज़ नोटिस करो, देखो जो चीज़ अपने लिए आउटस्टैंडिंग है वो सामने वाले के लिए होती है एक्रूड। मान लो किसी से मैंने बर्गर खाया, उसके पैसे नहीं दिए, तो ये मेरे लिए तो आउटस्टैंडिंग है, बट उसके लिए तो ये चीज़ एक्रूड हो जाएगी कि उसका काम है बर्गर खिला के पैसे कमाना। उसने भी आपको बर्गर खिलाया, इनकम अर्न होगी, बट नहीं दी तो अलग बात है, उसे मिली नहीं है, तो मिलेगी तो उसे भी ना। तो अगर कोई चीज़ अपने लिए आउटस्टैंडिंग है तो सामने वाले के लिए एक्रूड होती है, इसी का उल्टा। एंड कोई चीज़ अगर रिसीव इन एडवांस है अपने लिए तो सामने वाले के लिए प्रीपेड होती है। अगर हम किसी को एडवांस में पे कर रहे हैं तो वो एडवांस में रिसीव कर रहा है, जाहिर सी बात है। तो यही दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, आउटस्टैंडिंग का अपोजिट एक्रूड, रिसीव इन एडवांस का अपोजिट प्रीपेड। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आई हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।